हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 11 विकिरण तथा द्वैत प्रकृति। तो इस यूनिट की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी जिसमें हमने प्रकाश वैद्युत से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता क्या है, और उससे रिलेटेड जो वैज्ञानिकों के अलग अलग प्रयोग थे, अलग अलग डेफिनेशंस जो वैज्ञानिकों ने दी थी, तो उन सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो उसी के आगे के टॉपिक्स जो हैं हमारे, उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देन फिर जो इसके बचे हुए टॉपिक होंगे उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें टॉपिक है निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव किसे कहा जाता है। तो देखिए, विभव के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी प्रकार का विभव हमको देखने को मिल रहा है जो कि है निरोधी विभव। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जो हमने आपको हर्ट्ज और लेनार्ड का एक प्रयोग बताया था, जिसमें हमने बताया था, यानी वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन, जिन्होंने एक प्रयोग किया था कि उन्होंने P1 और P2 दो प्लेटें ली थी और उसमें फिर उन्होंने प्रकाश डाला था P1 प्लेट पर, जो कि एक कैथोड प्लेट थी। तो जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस P2 प्लेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर इस प्रकार से यहाँ पर एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रकाश वैद्युत धारा हम कहते हैं। तो परिपथ जुड़ जाता है और धारा बहने लगती है। ये कॉन्सेप्ट बताया था हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन ने अपने प्रयोग के द्वारा। तो इसी प्रयोग से हम समझते हैं डेफिनेशन निरोधी विभव की। कैसे? तो क्या होता है कि जो ये P2 प्लेट है, तो P2 प्लेट में हम एक ऋण विभव लगाते हैं और ऋण विभव हम इसको, यानी P2 प्लेट पर हम एक ऋण विभव लगाते हैं और उसको फिर हम बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम P2 पर ऋण विभव बढ़ाते हैं, उस पर जो इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंचते थे उनकी संख्या कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आकर्षित होंगे। और जब इसका हम ऋण विभव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी ऋण, यहाँ पर भी ऋण, तो ये आपस में रिपेल करने लगेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। तो ऋण विभव जिस प्रकार से हम बढ़ाते हैं P2 प्लेट का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पर पहुँचने कम हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो पहुँचने वाली संख्या है वो कम हो जाती है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है, यानी एक निश्चित ऋण विभव पर क्या होता है कि जो अधिकतम ऊर्जा वाला, यानी हाई एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों पर जो P2 प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों के पहुंचने की संख्या कम हो जाती है और फिर एट लास्ट शून्य हो जाती है एक निश्चित ऋण विभव पर। तो शून्य हो जाती है, तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो धारा भी शून्य हो जाती है और प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी शून्य हो जाता है। तो ये पूरी क्रिया विधि थी। अब वन लाइनर में इसकी डिफिनीशन कैसे करेंगे? तो P1 के सापेक्ष P2 के ऋण विभव को, वही निश्चित ऋण विभव जिसको लगाने से धारा का मान शून्य हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद हो जाते हैं। तो P1 के सापेक्ष P2 के इस ऋण विभव को, जिस पर जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं निरोधी विभव। कहते हैं। और क्यों शून्य हो जाती है हमने आपको कारण बताया पिछले वाले प्रयोग से आपको जोड़ते हुए। निरोधी विभव, और कभी कभी एग्जाम्स में निरोधी विभव के नाम से नहीं पूछा जाएगा, तो इसकी डिफिनीशन पूछी जाएगी कि संस्तब्ध विभव क्या होता है। तो संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही के ये दोनों नाम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड कट ऑफ पोटेंशियल दोनों एक ही चीज़ है, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। तो P1 के सापेक्ष P2 के उस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा I का मान शून्य हो जाता है, वही होता है निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। अब इसके द्वारा जब अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी रुकते हैं तो क्या होता है कि इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे निरोधी विभव को डिनोट किससे किया जाता है। तो इसे डिनोट किया जाता है V0 से। देखिए, V तो साइन होता है पोटेंशियल का, विभव को हम V से डिनोट करते हैं, लेकिन जो इसमें V0 से डिनोट करते हैं हम निरोधी विभव को, V0 से निरोधी विभव को डिनोट किया जाता है। तो इससे गतिज ऊर्जा का फार्मूला बनता है E के बराबर EV0, यानी कि हम कह सकते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है वो टोटली डिपेंड होती है निरोधी विभव पर, यानी निरोधी विभव के समानुपाती होती है। और हमको इस फार्मूले से ये पता चलता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना, जहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और V0 यहाँ पर निरोधी विभव है। और निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी हम कह सकते हैं निरोधी विभव की जो डिपेंडेंसी है उसका भी संबंध हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो निरोधी विभव क्या होता है?
ये डिपेंड नॉट, यानी डिपेंड नहीं करता किस पर, प्रकाश की तीव्रता पर। आप कितनी भी तीव्रता का प्रकाश डाल दें, निरोधी विभव पर कोई असर नहीं पड़ता। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता और अधिकतम यानी मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा होती है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बात आपको विशेष रूप से फैक्ट याद रखना है कि जो निरोधी विभव होता है या जो संस्तब्ध विभव होता है वो प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम तीव्रता को दोगुनी करते हैं तो हमारी धारा दोगुनी हो जाएगी, लेकिन निरोधी विभव सेम रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसी प्रकार से बनाकर कि किसी यानी तीव्रता को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा। आपको ऑप्शन देंगे 2 गुना, 4 गुना, आधा या सेम रहेगा, यानी वही रहेगा जो पहले से निरोधी विभव था। तो आपको वही वाला ऑप्शन टिक करना है कि सेम रहेगा निरोधी विभव। तीव्रता को कितने भी गुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, निरोधी विभव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो ये ऑल ओवर कॉन्सेप्ट था निरोधी विभव से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। तो प्रकाश की तीव्रता पर किस प्रकार से जो प्रकाश है वो निर्भर होता है उसको देखते हैं। तो इसमें होता है जो प्रकाश के उत्सर्जन की दर होती है, उत्सर्जन की दर वो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसके क्या होती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। सीधा से इसमें रिलेशन आपको याद रखना है। प्रकाश की तीव्रता पर क्या निर्भरता होती है, तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर हम तीव्रता को 2 गुना करते हैं तो जो धारा है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो ये अनुक्रमानुपाती रिलेशन होता है उसमें कि जितना आप तीव्रता बढ़ाएंगे उतनी ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही धारा हमको ज़्यादा मिलेगी, प्रकाश विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो इससे भी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है तो क्वेश्चन बना दिया जाता है कि अगर प्रकाश की तीव्रता को हम 4 गुना कर दें तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा भी 4 गुना हो जाएगी। यानी जितनी तीव्रता सेम टू सेम उसी अनुपात में बढ़ेगी, हमारी वैद्युत धारा आई प्रकाश वैद्युत धारा भी उतनी ही हो जाएगी। तो ये सीधा सा इसमें रिलेशन है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर कहें या हम प्रकाश वैद्युत धारा कहें, दोनों की समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों एक ही बातें होती हैं, कन्फ्यूजन ना हो जाइए आप। जो व्युत्पानुपाती होती है उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा उसका 1 के अपान में। तो अब ये बात हो गई प्रकाश की तीव्रता की निर्भरता किस प्रकार से। अब हम देखते हैं प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। तो आवृत्ति पर प्रकाश किस प्रकार से निर्भर करता है, तो क्या होता है कि प्रकाश की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। यानी आवृत्ति हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो न्यू जितनी ऊंची होगी यानी न्यू जितना बढ़ेगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उतना ही निरोधी विभव बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं जो आवृत्ति होती है समानुपाती गतिज ऊर्जा समानुपाती निरोधी विभव। तो ये तीनों में भी अनुक्रमानुपाती रिलेशन होता है। तो प्रकाश की जो उत्सर्जन की दर है, यानी जब हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और निरोधी विभव भी बढ़ जाता है। निरोधी विभव बढ़ेगा, इसका मतलब धारा जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ निरोधी विभव भी बढ़ेगा, क्योंकि E के बराबर EV0, क्योंकि निरोधी विभव तो भी तो गतिज ऊर्जा के अनुपाती होता है और आवृत्ति भी इस गतिज ऊर्जा के और निरोधी विभव के अनुपाती होगी। तो ये आवृत्ति पर निर्भरता होती है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। अब इसमें हम देख लेते हैं 2 कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये किसे कहा जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसमें है सबसे पहले देखते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ये शब्द आपको विशेष याद रखना है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आवृत्ति है वो तो हमने आपको पीछे बताया समानुपाती होती है गतिज ऊर्जा के और निरोधी विभव के। लेकिन यहाँ पर क्या है कि
कि देहली आवृत्ति उसे कहते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी कम से कम इतनी आवृत्ति हो कि हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकें, यानी उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, इतनी न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। तो वह जो आवृत्ति होती है उसे हम पदार्थ की क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ की देहली आवृत्ति या इसे ही संस्तब्ध आवृत्ति, दोनों नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है टर्म न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उसे हम न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं और उसे संस्तब्ध आवृत्ति भी कहा जाता है। उसके बाद जब बात आती है देहली तरंग दैर्घ्य की, तो देखिए पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि आवृत्ति और वेवलेंथ में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी लैम्डा बराबर सी अपान न्यू या न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये संबंध होता है, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत ही तरंग दैर्घ्य, अब आवृत्ति हमने जान ली तो इसके संगत ही जो तरंग दैर्घ्य होगी उसे हम देहली तरंग दैर्घ्य या संस्तब्ध तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो देखिए ये जो देहली आवृत्ति होती है इसे हम डिनोट करते हैं किससे, न्यू नॉट से, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव वी नॉट से। जो देहली आवृत्ति है इसे न्यू नॉट से हम डिनोट करते हैं। और देहली तरंग दैर्घ्य का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो इसे हम लैम्डा नॉट से डिनोट करेंगे और लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा सी अपान न्यू नॉट। तो ये प्रकाश विद्युत के केस में फार्मूला होता है देहली तरंग दैर्घ्य का। और वैसे सामान्य फार्मूला आपको पता ही है, न्यू बराबर सी अपान लैम्डा या लैम्डा बराबर सी अपान न्यू होता है। और ये जो तरंग दैर्घ्य होती है, देखिए जो आवृत्ति देहली आवृत्ति होती है तो उसमें हमको न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, बट जो देहली तरंग दैर्घ्य होती है उसमें अधिकतम तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए, क्योंकि जब तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होगी तभी आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो अधिकतम यहाँ पर वेवलेंथ चाहिए हमको जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना कर सके, और अधिकतम तरंग दैर्घ्य होने चाहिए जिससे अधिक अगर हम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर डालते हैं धातु पर तो फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, यानी मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो होनी चाहिए, उसे ही हम देहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। और आवृत्ति के केस में न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए तब उसे हम देहली आवृत्ति कहेंगे। और इसका मान यानी देहली तरंग दैर्घ्य का मान विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग धातुओं में अलग अलग जो लाइट का इफेक्ट है वो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट थे देहली आवृत्ति देहली तरंग दैर्घ्य की डिफिनीशन और फार्मूले आपको अच्छी तरीके से लर्न रखने। अब आगे देखते हैं, हम आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक है। तो अभी देखिए हमने पढ़ा न्यूनतम आवृत्ति मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य, और अब आ रही न्यूनतम ऊर्जा। इतनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए कि वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक हो उसे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहा जाता है। उसे ही हम प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। यानी कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन एक प्रकार से ऊर्जा ही होती है और यह वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए उत्सर्जित की जा सके। यानी इससे अगर हम कम कर देते हैं ऊर्जा को तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे धातु से, तो यह वो न्यूनतम ऊर्जा ही होती है, उसे ही हम कार्यफलन के नाम से जानते हैं। और बात की जाए इसे डिनोट करने की तो इसे हम W से डिनोट करते हैं। तो देखिए W से वर्क को भी हम डिनोट करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कार्य नहीं है, कार्यफलन है और इसे W से डिनोट किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ और इसका जो मात्रक होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, हम अपनी सुविधा अनुसार इसके मात्रक को बना लेंगे जिस प्रकार से हमको न्यूमेरिकल में वैल्यू चाहिए, जिसको चेंज करना भी आपको याद रखना है कि हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में किस प्रकार से चेंज करना है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था कार्यफलन। उसके साथ ही साथ कई सारे और टर्म हमने जाने देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य के बारे में, साथ ही साथ निरोधी विभव क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भरता क्या होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और आगे की जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं तो मे बी 2 क्लास में ये जो बचे हुए टॉपिक हैं कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमको आइंस्टीन का समीकरण पढ़ना है और उसके बाद हमको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ना है इस यूनिट में, और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर हम जो हमारी एटम से रिलेटेड यूनिट है, परमाणु से रिलेटेड यूनिट है 2 यूनिट, उनको हम पढ़ेंगे। और फिर हमारी सेमीकंडक्टर वाली यूनिट है
और इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम डेट है वो CBSE बोर्ड और MP बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स डेट हैं उनकी डेट आ चुकी है। 4 मई से जो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो हैं, तो हम ऐसा आशा कर सकते हैं कि जो UP बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो भी शायद अप्रैल में होने के चांसेस हैं, लेकिन पहले भी हो सकते हैं। तो देखते हैं जिस प्रकार से एग्ज़ाम डेट आती है उस प्रकार से हम आपको अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए इसी समय, क्योंकि ये टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।